10,000 सेना ने मिल करके 50,000 सेना को कत्लेआम कर दिया, खत्म कर दिया। मात्र 2 घंटा के अंदर में 50,000 सेना को मार दिया, सोचिए। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को खत्म कर दिया, वहीं पे हत्या कर दिया उसका भी। राजा ताहिर का क्या कर। जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना पढ़ाई भी करते होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं पुनः आ चुका हूं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के। इससे पहले हम आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा दिए हैं, है ना। हर्षवर्धन तक जो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, बस वही तक प्राचीन काल का इतिहास है। अब जो है हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने वाले हैं। और मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। हम यही पहले हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग राजपूत काल को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण, यानी भारत पे जो है अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो प्राचीन काल का इतिहास जो पढ़ाए थे उसमें आप कहीं भी देखे थे कि बाहरी आदमी ने आक्रमण किया हो अपना भारत पे? नहीं न किया। अपना भारत पे बाहरी आदमी आक्रमण नहीं किया। हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद एकता जो है ना, हर्षवर्धन के काल से पहले का एकता बिल्कुल एकता था, यानी सब एक दूसरे से मिल के रहा करते थे। और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुआ तो राजनीति एकता खत्म होना शुरू हो गया, धीरे 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 खत्म होना शुरू हो गया। और उसके बाद अलग अलग हिस्सों पर जो है ना, अलग अलग हिस्सों पे राजा जो है अपना राज करना शुरू कर दिया और आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो आप बताइए पहले हमको, अगर आपके घर में अगर झगड़ा हो जाए तो झगड़ा होने के बाद बाहरी आदमी मौका का फायदा उठाता है कि नहीं उठाता है? उठाता है ना। सेम वही यहां पर भी हुआ। जब आपस में जब झगड़ा करना शुरू कर दिया तो बाहरी आदमी को मौका मिल गया कि वो लोग तो आपस में ही झगड़ रहा है, यही मौका है भारत पे आक्रमण करने का, हमला करने का। तो फिर उन लोगों ने एक दिमाग लगाया, सबसे पहले अरब देश का लोग, अरब देश को जो देश के जो राजा थे खलीफा, उसने सबसे पहले दिमाग लगाया कि भारत में अभी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वो लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना भारत पे हम लोग आक्रमण करें, हमला करें और भारत से सोना को लूट लूट के अपना देश को लाया जाए, ठीक है। तो खलीफा ने इस बात को दिमाग में नोट कर लिया। और जानते हैं उस समय में अपना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या थे, समृद्ध थे, यानी आर्थिक रूप से उस समय आप बात समझ लीजिएगा कि उस समय में अपना भारत शिक्षा के मामला में भी और धन संपत्ति के मामला में भी एक नंबर पे आते थे, समझ गए ना। इसलिए अपना भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। और अपना भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, समझ गए ना। तो यहाँ पे सोना बहुत ही अधिक मात्रा में था। तो अरब का लोग जो है क्या किए, सबसे पहले अपना भारत पे आक्रमण किए। और कौन किए सबसे पहले, अब हम लोग उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है आप लोग डिस्प्ले पे देख लीजिएगा, उसको भी समझा देते हैं। जो हम मौखिक में जो बोले हैं ना, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर भी हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, यानी राजनीतिक एकता धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा, ठीक है। उसके बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, यानी भारत में जो अनेक छोटा 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 टुकड़ा में साम्राज्य बंटना शुरू हो गया और राजवंश का क्या हुआ, उदय हुआ, राजवंश का उदय हुआ, जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ से मेरा हिस्सा है, यहाँ से मेरा हिस्सा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, दिस दैट, आपस में झगड़ा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसी का मौका का फायदा उठा लिया बाहरी लोगों ने, ठीक है। आगे है 630 ईस्वी में, जब 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हुआ, निधन हुआ,
उसके बाद वहां का जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के अंतिम नबी थे, ठीक है। उसका मृत्यु होने के बाद खलीफा वहां के शासक बने थे। और ये जो खलीफा थे ये धर्म के क्या थे, धर्म का भी प्रमुख थे और राजनीति का भी प्रमुख थे, राजनीति का भी क्या थे, प्रमुख थे, ठीक है। और उसके बाद भारत पर अरबों का और तुर्कों का आक्रमण करने का क्या कारण था? आखिर भारत पर जो है अरब देश ने जो हमला किया है किस लिए किया है? तुर्की का लोग जो हमला किया है किस लिए किया है? कोई ना कोई कारण होगा, कारण है। आपको हम पहले क्या बोले कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था उस समय में, इसलिए भारत से लूट लूट करके जो है अरब देश ले जाने का प्रयास किया जा रहा था उस समय में। तो क्या किए, वहां धन की प्राप्ति करना है। उसके बाद इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करना है। यानी खलीफा का कहना था कि भारत जाओ, वहां से जो सोने को लूट लूट करके अरब भेजो और वहां पे जो है अपना इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार कीजिए और मोहल्ला मोहल्ला में घुस घुस करके जो है धर्म परिवर्तन करवाना है और जो इस्लाम से दूर है और उसको इस्लाम की पाठ पढ़ाना है, जो इस्लाम धर्म कबूल करेंगे उसको कबूल करवाना है। यानी इस्लाम धर्म का भी आपको प्रचार प्रसार करना है वहां पे जाकर के भारत में। तो सेम वही काम हुआ, भारत आए, धन की भी प्राप्ति किया, धन का भी लूटपाट किया, उसके बाद अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार किया और उसके साम्राज्य का भी विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, यानी अपना एरिया का क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। यानी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया भारत पे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हाँ तो अब क्या है, तो साम्राज्य का विस्तार भी करना चाह रहा था, है ना। उसके बाद भारत पर प्रथम सफल अरब का आक्रमण 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में एक का नाम था, एक सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा आक्रमण करने के लिए भारत पे और वो सफल रहा, और वो क्या रहा, सफल रहा। कब आक्रमण किया, 712 ईस्वी में, ठीक है। और खलीफा जिसका नाम था वालिद, क्या नाम था, वालिद। और ये जो है ना अल हज्जाज को ईरान का गवर्नर बना दिया। अल हज्जाज को जो है इस वालिद ने ईरान का गवर्नर बना दिया, ठीक है। इसकी आज्ञा से, यानी अल हज्जाज की आज्ञा से ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया। और अल हज्जाज ने कासिम से पहले 1711 ईस्वी में अबेदुल्लाह व वर्दुल के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु दाहिर सेन ने इन्हें हरा दिया। यानी मोहम्मद बिन कासिम को भेजने से पहले भारत पर अब्दुल्लाह, दूसरा का नाम क्या था, वर्दुल, अबेदुल्लाह और वर्दुल, इन दोनों को के साथ सेना को भेजा, जाओ भारत पे आक्रमण करो और भारत पे आक्रमण करके और भारत से सोने को लूट करके अपना देश पहुंचाओ, ठीक है। ये किसको कहा, तो अब्दुल अबेदुल्लाह को और वर्दुल को कहा गया, ठीक है। इन लोगों ने सेम वही काम किया, अरब से निकला अपना सेना सबको लेकर के साथ और जो है भारत पे क्या किया, आक्रमण किया। उस समय में सिंध के राजा थे जिसका नाम था राजा दाहिर सिंह, राजा दाहिर, क्या नाम थे, राजा दाहिर। राजा दाहिर से आक्रमण करना, युद्ध करना शुरू कर दिया और राजा दाहिर ने जो है ना इन दोनों को बुरी तरह से हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया। और इन दोनों ने दौड़े दौड़े भाग गया वापस, कहा, अरब देश। इन दोनों ने भाग गया वहां से डर से, क्यों, क्योंकि राजा दाहिर ने उसे हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का समय आया। मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि आप हमें इजाजत दीजिए और हम भारत पे अटैक करेंगे, हम भारत पे हमला करेंगे और भारत में जाकर के जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और वहां से धन की प्राप्ति करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम मात्र 16-17 साल का लड़का था उस समय में, और 16-17 साल का लड़का होते हुए भी उसके अंदर में देखिए कितना ज्यादा कैपेसिटी था, कितना ज्यादा शक्ति था। उसने कहा कि हमको इजाजत दीजिए, हम जाएंगे और राजा ताहिर से हम लड़ेंगे और राजा ताहिर को हम खत्म करेंगे। खत्म करने का कमजोरी हमको पता है कि उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। और उसे इजाजत दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ 6000 सेना को भेजा।
ऊंट व घोड़े के साथ भेजा, ऊंट और घोड़े के साथ उसको भेजा गया युद्ध लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए भारत के ऊपर, और राजा ताहिर से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, वहां जब पहुंचे सिंध के पास, तो सिंध के बीचों बीच एक मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर में एक झंडा लगा हुआ था। समझ गए ना? तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले दिमाग लगाया कि राजा दाहिर के सेना सब जो है, इन सभी के अंदर में कुछ न कुछ कमजोरी होगा, या राजा दाहिर के अंदर भी कुछ न कुछ एक कमजोरी तो होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के पीछे एक न एक चीज की कमजोरी होती ही है। बात सही है, होती भी है। तो उसने जो है दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर इसका क्या कमजोरी हो सकता है। तो वो जो राजा दाहिर थे, राजा दाहिर एक बीच में बोले थे, ये जो मंदिर पे जो झंडा जो लगा हुआ है, झंडा के नीचे एक ताबीज बंधा हुआ था। क्या बंधा हुआ था? ताबीज बंधा हुआ था। उस राजा दाहिर ने अपने सेना सबको कह रहा था कि ये जो ताबीज है झंडा के नीचे, ये जब तक वहां पे पड़ा रहेगा तब तक हमको कोई नहीं हरा सकता है। ये बात जो है सेना सबको बोल दिया। अब ये बात जो सेना को बोला, तो सेना के दिमाग में अचानक जो है ना वो बात जो है ना रिपीट होना शुरू हो गया। वो बात रिपीट होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? उन लोगों को लगने लगा कि ये जब तक अमानत रहेगा ताबीज, तब तक हम लोग किसी से हार नहीं सकते हैं। इस बात की जानकारी की प्राप्त हो गई किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन को कासिम को पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। उनका कहना है कि इस मंदिर के ऊपर जो झंडा है और झंडा में जो ताबीज है, वो ताबीज जब तक रहेगा तब तक वहां के राजा ताहिर को कोई नहीं हरा सकता है। उसने दिमाग लगाया, क्यों ना राजा ताहिर को पहले, उससे पहले मुकाबला करने से पहले इस झंडा को भी तोड़ा जाए, झंडा को तोड़ा जाए। तो अपना सेना को इजाजत दिया कि आप सभी पत्थर ले करके ऊपर झंडा पे मारिए और झंडा को तोड़ के नीचे गिराइए। सेम वही काम किया गया। यानी जितने भी वहां के सेना थे, 6000 सेना को जो भेजे थे, वो सब का सब पत्थर उठा उठा करके उस झंडा पे मारना शुरू कर दिया। और झंडा पे मारते 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 जो है वो झंडा टूट के नीचे गिरा। उसके बाद राजा दाहिर के जो सेना सब थे, वो लोग भयभीत हो गए। उन लोगों को अब लगने लगा कि अब हम लोगों का हार निश्चित है, हम लोगों की हार निश्चित है। उन लोगों के दिमाग में तो बात सेट हो गया। क्यों? क्योंकि राजा दाहिर ने बोल दिया था कि वो उस झंडा में जो ताबीज जब तक रहेगा बंधा हुआ तब तक हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता है। दिमाग में तो बात रिपीट हो गया था, पूरा एकदम बैठ गया था कि वो जब तक रहेगा तब तक हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता है ना? तो सबसे पहले तो वही काम किया मोहम्मद बिन कासिम ने। बहुत ही शातिर दिमाग के इंसान थे, बहुत ही मतलब एक्टिव, बहुत ही चालाक वो लड़का था उस समय में। आप समझ सकते 16-17 साल में जिसको दाढ़ी भी नहीं होता है, और उस समय वो जो राजा दाहिर से मुकाबला करने के लिए आ गए थे। सोचिए कितना ज्यादा उसके अंदर में एक प्रकार से एनर्जी था। समझ गए ना? और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले झंडा को तोड़वाया, और उसके बाद राजा दाहिर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया कि हम तुमसे मुकाबला करेंगे और हम तुमको यहाँ पे ही हत्या करेंगे। और जो है वहां पे युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ और राजा दाहिर ने 50,000 सेना को लेकर के आए थे लड़ने के लिए। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। और मोहम्मद बिन कासिम के पास कितना सेना थे? तो 6000 सेना थे। और सभी ने जो है युद्ध करना शुरू कर दिया और छोड़ दिया, हत्या कर दिया। सोचिए कितना खतरनाक वो इंसान थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद सीधा मोहम्मद बिन कासिम कहा कत्ले आम कर दो। कत्ले आम का मतलब, कहने का मतलब उस समय में था कि 16 साल से ऊपर का जितना भी इंसान है, जितने भी पुरुष महिला, बिल्कुल मार दो। वही सेम काम किया। 16 साल से ऊपर का जितने भी महिलाएं व पुरुष थी, सभी को खत्म करना शुरू कर दिया। और 16 साल से कम का जो था वो जो है ना बंदी बना लिया गया। उसे क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बना लेने के बाद राजा को 2 पत्नियां थी। समझ गए ना? राजा को 2 पत्नियां थी। क्या नाम था? रानी देवी और नंबर 1 लाडो देवी। क्या नाम था? लाडो देवी। और ये जो लाडो देवी है ना, ये जो है दाहिर सेन का सगा बहन थी। समझ गया ना? और अपने सगा बहन से शादी किया था, अपना सगा बहन से शादी कर लिया था। कौन?
राजा सेन ने, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को इस चीज को भी लेकर के क्रूरता था कि वो अपना सगा बहन से शादी क्यों किया, अपना सगा बहन से शादी क्यों किया। राजा दाहिर सेन जो थे वो ब्राह्मण जाति के आते थे, वो हिंदू राजा थे, सिंधु के हिंदू राजा थे, समझ गए ना। वो अपना सगा बहन से शादी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद वो तो कत्लेआम कर दिया। और राजा दाहिर के दो पुत्रियां थी, कितने सेन की दो पुत्रियां थी, जिसका नाम तो सूर्या देवी और दूसरा का नाम था परमल देवी। इन दोनों पुत्री को क्या किया, इन दोनों पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम ने आदेश दिया कि इन दोनों पुत्री को बंदी बना करके इन दोनों को खलीफा के पास लेके चले जाइए, और खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा के पास क्यों भेजा वो सबको पता है, समझ रहे हैं बात को, वो सबको पता है। और वहां पे भेज दिया गया, और वहां पे इन दोनों लड़कियां ने बहुत ही ज्यादा मतलब होशियारी से अपना काम निकाला, होशियारी से अपना काम निकाला। और मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ से उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। इन दोनों लड़की को जब बेडरूम में ले जा रहा था, उसी समय में लड़की कहता है रुको, मेरा आप इज्जत क्या लूटिएगा, मेरा इज्जत लूटने से पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहले मेरा इज्जत लूट लिया है, तो आप क्या लूटोगे। तो ये बात सुना वालिद, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। बोला ऐसा बात है, उसने ऐसी हरकत की और मेरे साथ, उसने पहले वो तुम्हारा यूज किया है और वो अपना यूज करके फिर मेरे पास भेजा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो वालिद ने वहां से आदेश दिया, वहां से सेना को भेजा, बोला जाओ यहां से तुम लोग, और मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में पैक करके और सील करके मेरे पास लेके आओ। वही काम किया, गया यहां, वहां से गया, निकला, भारत आया, और भारत में मोहम्मद बिन कासिम को उस चमड़ा में पैक कर दिया। अब पैक करके लेके चला गया कहां, अरब देश। अब बताइए उसमें जो पैक करेगा तो वो मरेगा कि जिंदा रहेगा, मरेगा ना। उसके अंदर में वो दम, उसका घुट घुट के उसका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। और वहां जब पहुंचा, जब उसको खोला गया तो देखा कि इसका मृत्यु हो चुका है। वहां पे दोनों लड़की जोर जोर से हंसना शुरू कर दी, जोर जोर से हंसना शुरू कर दी। तो वालिद कहता है मूर्ख, इसने तो हमको छुआ तक भी नहीं, इसने तो हमको छुआ तक भी नहीं। उसके बाद वालिद के दिमाग में चक्कर आ गया, बोला इतना बड़ा जो है मेरे साथ विश्वासघात किया इस लड़की ने, और मेरे होनहार सेनापति को जो है इसने मरवा दिया। वहां पे आदेश दिया वालिद ने, का इन दोनों लड़की को जिंदा जला दो, इन दोनों लड़की को जिंदा जला दो। और वहां पे जो है सेना ने उन दोनों लड़की को ले गया और जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। और उसने अपना एक प्रकार से मम्मी पापा का क्या ले लिया, बदला ले लिया, अपना पिताजी का बदला ले लिया, समझ गए ना, अपना पिता का बदला ले लिया। और वो जो है जिसको जिंदा जला दिया गया, किसको, उसके पुत्री को, दाहिर सेन की पुत्री को, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, आगे हैं भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम थे, और जजिया टैक्स यानी जजिया कर भी लगा दिया गया था वहां पे उस समय में, और जजिया कर सभी को एक्सेप्ट करना पड़ गया था। अब जजिया कर क्या है बताते हैं आपको। जजिया कर का मतलब होता है गैर मुस्लिम जितने भी है सभी को टैक्स भरना पड़ेगा, सभी को टैक्स भरना पड़ेगा, और जो नहीं भरेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्स को लागू कर दिया, और सभी ने डर के मारे एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और उसी ने जजिया कर को लागू किया था। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर क्या है, गैर हिंदुओं से, गैर मुस्लिम से टैक्स लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे है मोहम्मद बिन कासिम ने के आक्रमण की जानकारी। और मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया भारत पे, उसका जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो एक किताब है जिस किताब का नाम है तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, ये अरबों की किताब है। और इस किताब को जो लिखा गया है, जिस लेखक का नाम है
मासूम, यानी मीर मोहम्मद मासूम ने एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम है तारीख ए हिंद। यानी उस तारीख ए हिंद में जो है मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र किया गया है, और मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे कैसे क्या क्या भारत पे आक्रमण और क्या कैसे साम्राज्य बनाया, उन सभी का जो है एक प्रकार से उस सारा का सारा वर्णन उस किताब में लिखा हुआ है। और लगभग ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 साल शासन किया अपना भारत पे, ठीक है। उसके बाद भारत में अरबों की देन, यानी भारत में जो है अरब देश का क्या क्या देन है, कुछ दे के भी गया है ना। क्या क्या दे के गया है, तो नंबर 1 में है खजूर की खेती। अभी जो अपना भारत में जो खजूर की खेती हो रही है वो अरब देश का ही दिया हुआ है, ठीक। आगे ऊंटों का पालन, यानी जिस समय में आक्रमण किया था अरब देश का लोग, उससे पहले ऊंट नहीं पाला जाता था अपना भारत में, और ऊंट को पालना भी सिखा दिया गया। उसके बाद ऊंट का पालन शुरू हो गया अपना भारत में। उसके बाद दिरहम नामक सिक्का भी चलाना शुरू कर दिया। दिरहम नामक सिक्का भी चलाना शुरू कर दिया। दिरहम नामक सिक्का एक चांदी का सिक्का था, पतला सिक्का था, ठीक है। उसके बाद महफूजा नगर की स्थापना भी किया, यानी महफूजा नगर की एक स्थापना भी की, ठीक है। आगे पंचतंत्र की कहानी का अरबों में अनुवाद भी किया, यानी पंचतंत्र की जो कहानी है उसे अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। बस यही देन है, 5 गो देन है, ठीक है। उसके बाद अरब का शासनकाल खत्म होता है। उसके बाद अब तुर्की का शासक ने अटैक करना शुरू कर दिया अपना भारत पे, उसको तो लुटा हुआ हो गया, वहीं पे उसका एकदम खत्म कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम का लफड़े खत्म कर दिया, ठीक। उसके बाद तुर्क आक्रमण, यानी तुर्की जो आक्रमण किया भारत पे, वो 3 व्यक्ति ने किए हैं, जिसका नाम है, एक तो है सुबख्तगीन, नंबर 2 में है मोहम्मद गजनवी, और नंबर 3 में है मोहम्मद गौरी। इन तीनों सेनापति ने अपना भारत पे आक्रमण किया है और अपना भारत पे राज भी किया है, शासन भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाइए सुबख्तगीन को लेकर के। सुबख्तगीन 977 ईस्वी से लेकर के 997 ईस्वी तक शासन किया अपना भारत पे। और सुबख्तगीन के पिता का नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। आगे है, यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था। यानी पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन थे जो भारत पे आक्रमण किया था? उसका नाम है सुबख्तगीन। क्या नाम है? सुबख्तगीन। कोई दिक्कत? क्या नाम है? सुबख्तगीन नाम है। आगे इसने 986 ईस्वी में पंजाब के सिंधु शासक जायसवाल को हराया। किसे हराया? किसे हराया था? जयपाल को हराया था। और ये जयपाल कौन थे? तो पंजाब के सिंधु शासक थे, यानी पंजाब के राजा थे, पंजाब के राजा थे। और 997 ईस्वी में सुबख्तगीन की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले सुबख्तगीन ने एक आदेश दिया था कि जब हमारा मृत्यु हो जाएगा तो यहाँ का जो शासक बनेगा वो मेरा छोटा बेटा इस्माइल बनेगा, यहाँ का राजा, ठीक है। तो बात वही हुआ, जब 997 ईस्वी में सुबख्तगीन का जब देहांत हुआ, उसके बाद वहां का राजा जो है इस्माइल बना। उसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, यानी सुबख्तगीन को 2 पुत्र थे, एक का नाम था मोहम्मद जो कि बड़ा बेटा थे, और दूसरा का नाम था इस्माइल जो कि छोटा बेटा थे। तो छोटा बेटा को वहां का क्या बनाए थे? राजा बनाए थे, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद जो है ये इस्माइल से नाराज हो गया, इस्माइल से नाराज हो गया, और नाराज होकर के क्या किया, मोहम्मद ने उसका हत्या कर दिया, यानी इस्माइल का हत्या कर दिया, ठीक है। और स्वयं वहां का राजा बन चुका था, यानी स्वयं वहां का वो राजा बन गया, ठीक है, वहां का राजा बन गया। उसके बाद मोहम्मद गजनबी का समय आता है, और ये जो मोहम्मद गजनबी है ये बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी थे। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। समझ रहे हैं बात को? 17 बार आक्रमण किया और 17 बार लूट करके अपना भारत का सोना अपना तुर्की लेके चला गया। समझ गए ना? और ये जो मोहम्मद गजनबी है ये जो है 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया अपना भारत पे, और उसमें 17 बार आक्रमण किया।
और ये मोहम्मद गजनबी इतने खतरनाक आक्रमणकारी थे, इसके डर से बड़ा बड़ा राजा थर थर कांपते थे। समझ गए ना। और इसने जो है अंतिम आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, वो 16वां बार का आक्रमण था। और 16वां बार जो आक्रमण किया उसी को अंतिम आक्रमण बोला जाता है। और वो जो अंतिम आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर जो था उस समय में सोना से बना हुआ था, और सोना को तोड़ तोड़ के उस मंदिर से वापस लेके चला गया था। कहाँ? अपना देश तुर्की। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हम बोल भी देते हैं कि मोहम्मद गजनबी को जो उपाधि मिला है, सुल्तान का भी उपाधि मिला है, यानी सुल्तान का जो उपाधि मिला है सबसे पहली बार, यानी सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि मिला है, तो वो किसे मिला है? मोहम्मद गजनबी को मिला है। समझ गए ना। सुनिएगा, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, समझ गए ना। महमूद गजनबी सब एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। आगे है कि इसे मूर्ति भंजक या बूत सिकन कहा जाता है। यानी मोहम्मद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब ये होता है कि मूर्ति का तोड़ फोड़ करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला। और ये जो है मोहम्मद गजनबी जो है भारत में जो मूर्ति सब थे सभी को तोड़ फोड़ करने का काम करते थे, जहां भी देखते थे सबको तोड़ देते थे, मूर्ति सबको। इतने खतरनाक आक्रमणकारी थे, मूर्ति तक को भी नहीं छोड़ते थे, तोड़ ताड़ के फेंक देते थे। ठीक है ना। मोहम्मद गजनबी की बात करें, बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी थे। कहा जाए तो खतरनाकों का खतरनाक जो था आक्रमणकारी थे ये। समझ गए ना। और ये जो है भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 से लेकर के 1001 ईस्वी को पंजाब पर किया था। कहाँ किया था? पंजाब पर किया था आक्रमण। कहाँ किया था? पंजाब पर आक्रमण किया था पहली बार, प्रथम। समझ गए ना। कहाँ किया था? तो पंजाब पर किया था। और जयपाल को हरा दिया। किसे हरा दिया? जयपाल को हरा दिया। और जयपाल को जब हराया ना तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। ये जो है अपने आप को समझ लिया कि हम तो एक प्रकार से खिलौना हो गए, कोई भी आता है आपको बजा के चल जाता है, कोई भी आता है आपको बजा के चल जाता है। यानी इससे पहले सुबकतगीन के बारे में बताया आपको, सुबकतगीन ने भी इसे हराया था। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आए, उसने भी इसे हरा दिया। ये फ्रस्ट्रेट होकर के जो है ना ये आत्महत्या कर लिया जयपाल ने आत्महत्या कर लिया और वो खुदकुशी कर लिया। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है मोहम्मद गजनबी का अंतिम हुआ 16वां आक्रमण। बोले थे इससे पहले हम आपको बोले थे ना कि 16वां आक्रमण को ही अंतिम आक्रमण बोलते हैं। और वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। और गुजरात का चालुक्य शासक था जिसका नाम था भीम प्रथम। और भीम प्रथम डर से भाग गया था। किसके डर से भागा था? तो मोहम्मद गजनबी के डर से भाग गया था। मोहम्मद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण किया तो भीम प्रथम को पता चल गया कि यहाँ जो सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया है वो मोहम्मद गजनबी ने किया है। डर के मारे जो है छोड़ के भाग गया मंदिर को और वहां से भाग पड़ा। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मंदिर सभी की आस्थाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां के जो ग्रामवासी सब जो थे, वहां के जो लोग थे, वो लोग अपने मंदिर को बचाने के लिए मैदान पे आ चुके थे। और वो अपने मंदिर को बचाने के लिए जितने भी वहां लोकल में जितने ग्रामवासी थे सभी का सभी आकर के वहां पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मोहम्मद गजनबी के सेना से लड़ना शुरू कर दिया। बोला कि हम मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन मोहम्मद गजनबी ने आदेश दे दिया कि कत्लेआम कर दो। 50,000 आदमियों को वहां पे कत्लेआम कर दिया। यानी 50,000 आदमी को वहां पे मार दिया, मार गिराया। समझ गए ना। तो ऐसा था गजनबी, बहुत ही खतरनाक गजनबी थे। अगर माना जाए तो सबसे खतरनाक आक्रमणकारी कौन थे तो मोहम्मद गजनबी थे, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार विजय हासिल किया और सोना को लूट करके तुर्की ले गया। और इसके डर से भीम प्रथम ने भाग गया था मैदान छोड़ करके। समझ गए ना। और इसी के डर से और इसी ने जो है जयपाल को हराया और जयपाल ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। सोचिए कितने खतरनाक थे ये।
समझ गए ना? तो चलिए बस क्लास को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।